नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय धौरीमन्ना के इस ऑफिशियल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम जेम्स जीन्स व जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना के बारे में समझेंगे, जो कि एक द्वैतवादी परिकल्पना है। इससे पहले हमने चैम्बरलेन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना के बारे में पढ़ा था। जेम्स जीन्स व जेफरी की जो ज्वारीय परिकल्पना है वह कई ऐसे जो आलोचनात्मक जो रवैया या आलोचना जो ग्रहाणु परिकल्पना की हुई थी उसको सुधारने में सक्षम रहे। जेम्स जीन्स के अनुसार सौरमंडल का निर्माण जो है वो सूर्य तथा एक अन्य तारे के सहयोग से हुआ। प्रारंभ में जो सूर्य गैस का एक बहुत बड़ा गोला था और सूर्य के साथ ब्रह्मांड में एक दूसरे विशालकाय तारा था। ये कि बात ग्रहण परिकल्पना वालों ने भी कही थी। सूर्य जो है अपनी जगह पर स्थिर था और अपनी जगह पर वह घूम रहा था, तो वो अपने अक्ष पे घूर्णन कर रहा था। तो सूर्य के साथ में जो अन्य तारा विद्यमान था उसे अंतर्वेदी तारा कहते हैं, जो सूर्य से कई गुना अधिक बड़ा था। साथ ही तारा जो था वो आकार और आयतन में बहुत बड़ा था और पास आते हुए तारे द्वारा जो ज्वारीय शक्ति का प्रभाव जो था वो सूर्य के बाह्य भाग पर पड़ रहा था। जो तारा बहुत बड़ा था वो सूर्य के नज़दीक आ रहा था धीरे धीरे, और उसके कारण, उसके ज्वारीय शक्ति के कारण सूर्य के पृष्ठ से एक पदार्थ बाहर निकलने लगा। जब ये तारा सूर्य के निकट आया तो इस तारे द्वारा डाले गए गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण सूर्य की बाहरी सतह पर ज्वार आने लगे। ज्वार का अर्थ है एक उभार सा आने लगा। बहुत बड़ा भाग पदार्थ का वो बाहर निकलने लगा, उभरने लगा। जैसे चंद्रमा के कारण पृथ्वी के जो ऊपर महासागर है, महासागरीय जल का ज्वार आता है, वो ऊपर उड़ जाता है, खिंचाव सा महसूस होता है, वो उसका सागर का जो तल है वो ऊपर बढ़ जाता है, उभार सा आ जाता है। तो उसी प्रकार से जब ये सूर्य जो बहुत बड़ा अंतर्वेदी सूर्य तारा था वो सूर्य के नज़दीक आया तो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के खिंचाव के कारण इस तारे सूर्य में से ज्वार निकला। तो जब ये सबसे नज़दीक में आया तो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पदार्थ जो है वो सूर्य के पृष्ठ से निकले। जब ये अंतर्वेदी तारा सूर्य के निकटतम बिंदु तक पहुंच गया तो ज्वार की ऊंचाई और आकार में वृद्धि हो गई। परिणाम स्वरूप सूर्य से बड़ी मात्रा में द्रव्य बाहर निकला और एक सिगार के आकार का ज्वार जो है वो तंतु निर्मित हुआ, एक फिलामेंट जैसा। फिलामेंट के जैसे आप बल्ब में देखते हैं, फिलामेंट का आकार जो होता है वो सिगार के जैसा होता है, जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, ये इस तरीके से ये बीच में मोटा रहेगा और किनारों पर इसकी मोटाई कम होगी। तो इस तरीके से एक ये फिलामेंट या तंतु के रूप में पदार्थ जो है वह बाहर निकला, जिसको तंतु या फिलामेंट कहा जाता है। तंतु हिंदी में, फिलामेंट अंग्रेजी में। परिणाम स्वरूप सूर्य से बड़ी मात्रा में द्रव्य बाहर निकला, एक सिगार के आकार का ज्वार तंतु निर्मित हुआ जिसकी लंबाई हजारों किलोमीटर थी। जेम्स जीन्स ने इस बाहर निकले सिगार के आकार के द्रव्य को तंतु नाम दिया, क्योंकि यह केंद्र में मोटा और किनारों पर पतला था। ये तंतु सूर्य से अलग होकर अंतर्वेदी तारे की तरफ आकर्षित हुआ, लेकिन तब तक अंतर्वेदी जो तारा था वो अपने पथ पर आगे बढ़ चुका था। इसलिए ये तंतु न तो सूर्य के साथ और न ही तारे के साथ मिल सका, क्योंकि ये तंतु जो है वो उस तारे के पीछे पीछे गया और तब तक वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से भी बाहर चला गया था और वो उस तारे की पीछे पीछे भी उसकी रफ्तार के अनुसार उसको पकड़ नहीं पाया, उसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति में नहीं जा पाया, और तब तक वो तारा जो विशाल तारा था वो ब्रह्मांड में लुप्त हो गया। और इस तरीके से ये तंतु जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इस तंतु ने बाद में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से सूर्य की परिक्रमा आरंभ कर दी और गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और संघनन के कारण तंतु के तरल जो द्रव्य था से गांठें बननी आरंभ हो गई और ये गांठदार तंतु पुनः संघनित हो गया। तो ये जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी उसके कारण उस तंतु के
जो तरल द्रव्य था उससे गांठें बनने लगी वापस, उस तरीके से उसमें से भी तंतु निकलने लगे और ये गांठदार तंतु पुनः संघनित हो गए और इससे विभिन्न ग्रहों का निर्माण, इस तंतु से ही विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। और ज्वारीय प्रभाव के कारण तंतु केंद्र में मोटा और सिरों पर पतला बना रहा और परिणाम स्वरूप इस तंतु से बने ग्रह जो हैं वो केंद्र में बड़े और पार्श्व भागों में छोटे हैं। अब ये परिकल्पना जो थी, इस परिकल्पना ने बहुत सारी जो समस्याएं थी उनको दूर किया और कई चीज़ों को, गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश की। जैसे ये जो हैं ग्रहों का क्रम और आकार को समझाने में सहायता मिली, उपग्रहों का क्रम क्या है, उपग्रहों की संरचना और आकार, और इन चीज़ों के बारे में इसने बहुत कुछ बताया। जैसे यदि सभी ग्रहों को एक रेखा में हम व्यवस्थित कर दिया जाए तो हम देखेंगे कि बड़े ग्रह जो हैं हमारे सौर मंडल के वो केंद्र में, और बड़े ग्रह जो है वो केंद्र में है और अपेक्षाकृत छोटे जो हैं वो ग्रह सिरों पर या किनारों पर स्थित हैं। ये सिगार के आकार की व्यवस्था इस परिकल्पना का समर्थन करती है। और इस तरीके से हम, ये जो परिकल्पना है ये बताती है कि सिगार के आकार से ही ग्रहों का निर्माण हुआ और जो बड़े बीच में थे वो बड़े मोटे हो गए और जो किनारों पे वो छोटे हो गए। जेम्स की जो परिकल्पना की अन्य विशेषता ये है कि ये उपग्रहों की व्यवस्था भी सिगार के आकार की है। ये पुनः इस परिकल्पना का समर्थन करती है कि उपग्रह भी जो व्यवस्थित हैं वो इसी तरीके से हैं कि बीच में मोटे हैं और किनारों पर छोटे छोटे उपग्रह व्यवस्थित हैं। अपेक्षाकृत छोटे ग्रहों को ठंडा होने में कम समय लगता है, अतः इन ग्रहों से या तो बहुत कम अथवा कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि फिर ये जो ग्रह थे उन ग्रहों से ही उपग्रहों का निर्माण हुआ और ये ग्रह जो थे, छोटे जो ग्रह थे वो जल्दी ठंडे हो रहे थे और बड़े ग्रह को ठंडे होने में समय लगता था। तो सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी, खिंचाव था, उसके कारण ये ज्वार जो था, ये तंतु था इन ग्रहों में से, जिनमें से बड़े ग्रह थे वो धीरे धीरे ठंडे हो रहे थे तो उसमें आसानी से वो तंतु निकल गया और छोटे ग्रहों में से तंतु निकल नहीं पाया क्योंकि वो जल्दी ठंडे हो गए। तो इसीलिए बड़े ग्रहों के ज़्यादा उपग्रह हैं और छोटे ग्रहों के या तो कम है या है ही नहीं। इस परिकल्पना में ये माना गया कि सभी ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य के पृथक तंतु से हुई है। सभी ग्रह जो हैं समान द्रव्य से निर्मित हैं, जो पुनः इस परिकल्पना का समर्थन करती है, क्योंकि ये परिकल्पना ये बताती है कि सभी ग्रह जो है एक ही पदार्थ से बने हैं या सूर्य के पदार्थ से जुड़ा हुआ है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि सभी ग्रह लगभग समान द्रव्य से निर्मित हैं। ये परिकल्पना सफलतापूर्वक इस तथ्य को भी सिद्ध करती है कि सभी ग्रह एक ही समय पर निर्मित हुए हैं। फिर भी इस संकल्पना जो है इसकी जेफरीज ने जो इसको बदलाव किया, इसमें कुछ बदलाव लाया। उसने संशोधन के अनुसार उसने 2 तारों के साथ में एक तारे को और माना, उसने 3 तारों को माना और उसने माना कि जो पास आता के उसके अनुसार 2 तारे थे, एक तो सूर्य था और एक उसके पास में आ रहा था वो तारा था। उसके अलावा एक तारा और था जो कि सूर्य का साथी बताया गया जेफरीज के अनुसार, और पास आता हुआ जो तारा था इस साथी तारे के की सीध में बढ़ रहा था और इसलिए वो आपस में टकराए। फलस्वरूप कुछ भाग जो है आकाश में बिखर गया और इसके अनुसार जेफरीज ने जो ग्रहों का जो परिभ्रमण है, पथ हैं, उसको समझाने की कोशिश की थी। ज़्यादा बदलाव उसने नहीं बताया, लेकिन फिर भी ये संकल्पना जो थी कई समय तक उसको मान्य रखा गया। इसने कई चीज़ों को समझाया, लेकिन बाद में इस संकल्पना का विरोध भी हुआ और उसको नकार दिया गया। उसके कई आलोचनाएं भी हुई, जिसमें हम देखें कि डेलेवीन जैसे समीक्षकों के अनुसार ब्रह्मांड के विभिन्न तारों के बीच की दूरी बहुत अधिक है, अतः तारे के सूर्य के इतने अधिक निकट आ जाने की संभावना बहुत कम है कि वह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा प्रभावित हो सके। इतना नज़दीक में आना बहुत ही विलक्षण बात है, बहुत ही असंभव जैसी बात है, क्योंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा है। हम भी देखते हैं कि पृथ्वी के आसपास कितने ही हम सुनते हैं कि एस्टेरॉयड आ रहे हैं, लेकिन कभी इतना कोई सूर्य के पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अंदर कोई एस्टेरॉयड आता हुआ हमने अभी तक नहीं सुना है या देखा है। रुसेल के अनुसार इसकी कोई संभावना नहीं है कि सूर्य से तंतु द्वारा इतनी अधिक मात्रा में पदार्थ बाहर निकल आया हो कि इतनी अधिक दूरियों पर स्थित ग्रहों का निर्माण हो सके। रुसेल के अनुसार कि ये इसकी संभावना बहुत कम है कि सूर्य से इतना बड़ा तंतु, इतनी बड़ी मात्रा में पदार्थ बाहर निकला हो कि
इतनी अधिक दूरियों तक जो ग्रह बने हैं वो ग्रह बन सके, और इतने दूर कैसे वो ग्रह गए ये भी समझाना मुश्किल है। फिर कुछ वैज्ञानिकों का ये मत भी है कि ग्रह जो है वो गैसीय तंतु के ठंडा होने से नहीं बन सकते हैं, बल्कि वे ऐसा मानते हैं कि गैसीय तंतु ब्रह्मांड में अत्यधिक उच्च तापमानों की उपस्थिति के कारण संभवतः लुप्त हो गया है वो। क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने माना कि जो गैस तंतु जो, क्योंकि सूर्य जो था वो गैसीय पदार्थ से बना था इस परिकल्पना अनुसार, तो जो गैसीय तंतु था वो ठंडा होने के कारण ग्रह नहीं बन सकते हैं, बल्कि उस समय ब्रह्मांड में इतना अधिक तापमान था कि वो गैसीय तंतु जो अपने आप इवोपरेट हो सकता था या लुप्त हो सकता था। अनेक खगोल भौतिक विज्ञानियों का ये मत है कि तारे द्वारा ग्रह पर डाला गया कोणीय संवेग हमारे सौरमंडल के ग्रहों में विद्यमान कोणीय संवेग से मेल खाने के लिए पर्याप्त रूप से उच्च नहीं था। तो कई वैज्ञानिक ये भी मानते थे कि जो तारा जिसके कारण ये कोणीय मतलब ये तंतु जो हैं या तंतु पदार्थ जो हैं वो सूर्य में से बाहर निकला था, उस तारे की इतनी क्षमता नहीं हो सकती, इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं हो सकती कि जो पृथ्वी और अन्य ग्रहों के जो कोणीय संवेग हैं, जो उनमें विद्यमान कोणीय संवेग हैं, उसको समझाने में समर्थ हो। क्योंकि आज के हमारे सौरमंडल के कोणीय संवेग के हम यदि विभाजन को देखें तो 98% जो कोणीय संवेग हैं वह ग्रहों में विद्यमान है और 2% केवल सूर्य में है, जबकि सूर्य का जो मास है, द्रव्यमान है, वह ग्रहों के मुकाबले बहुत अधिक है। फिर भी जो कोणीय संवेग की जो विभाजन की विलक्षणता है हमारे सौरमंडल की, उसको समझाने में ये संकल्पना सफल नहीं होती है, और इसीलिए ये आलोचनाएं इस संकल्पना की जाती हैं। धन्यवाद बच्चों।